Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12 Business Studies in the chapter of organizing, this is our fifth lecture video. Today we'll be discussing the divisional organization structure. As you know, in this chapter there are total 6 topics, of which meaning, process and importance of organizing we had already discussed. If you have not watched that, the link is given of these videos in my description in the description box of this video, so you can watch those. Now, in the organization structure, you must be remembering there are two types of organization structure: functional structure and divisional structure. Functional structure, which was already discussed in the previous video, again the link is given in the description, you can watch it. And today we'll be discussing in detail the divisional structure. Let us understand what do we mean by divisional structure. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं, जब भी हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं और वो डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के बेसिस पे क्रिएट ना करके, बल्कि उन डिपार्टमेंट्स को हम क्रिएट करें प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, मेनली इस तरह का स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. मैं आपको इसको पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंडर में एक है हमारे पास में कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट, दूसरा हमारे पास में है गारमेंट्स डिपार्टमेंट, तीसरा हमारे पास में है फुटवेयर डिपार्टमेंट, चौथा हमारे पास में है केमिकल्स डिपार्टमेंट. इट मीन्स all these four departments are producing different products. There are 4 line of products, and in cosmetic department the production, purchase, finance and marketing functions of all the cosmetics will be undertaken in the same department. In the garments department, production, purchase, finance, marketing, all functions will be performed in that particular department. Where the departments have not been created on the basis of functions to be performed, but the departments have been created on the basis of the product or the line of product. This kind of arrangement is known as divisional organization structure. Now let us understand with the theoretical part. You can take the screenshots and note it down in your copies. It will really help you in the form of notes in the examinations. When jobs related to one product are grouped under one department, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट में ले लेना, इट इज़ टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव वेरियस प्रोडक्ट लाइंस और सेवरल प्रोडक्ट्स. अब जो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेफरेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक्सेप्टेबल है, प्रेफरेबल है, सूटेबल है? विच आर हैविंग the line of products which are producing several kind of products. Further, under this method, a separate business unit or department or division is created for each major product. अब आप इसको सेपरेट यूनिट बोलें, सेपरेट डिपार्टमेंट बोलें या सेपरेट डिवीज़न बोलें, एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है. एवरी डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एज मल्टी फंक्शनल. ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. यहाँ पे देखिए, डायग्राम में भी मैंने दिखाया है. कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन फंक्शन, परचेज फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. गारमेंट्स डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन फंक्शन, परचेज फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. मतलब ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं दैट अंडर एवरी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्ट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंडर में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करेगा. सो क्या पढ़ रहे थे हम? एवरी डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एज मल्टी फंक्शनल यूनिट एज ऑल नेसेसरी फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एट्सेट्रा आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जनरल कॉन्सेप्ट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का. कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें. Let us understand few of the points which relates to the suitability of divisional structure. This kind of structure is suitable first of all for when large variety of products are manufactured using different productive resources. Large variety of products जिस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल आप देख लीजिए. पतंजलि
मेडिसिन्स भी बनाती है, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स भी बनाती हैं। तो जहाँ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है तो वहाँ पे आपको डिविजनल स्ट्रक्चर प्रेफरेबल है। देन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू ऐड मोर डिपार्टमेंट्स और मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर में न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहती है, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती है, न्यू प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर रही है, तो फिर वो वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रेफर हम करेंगे। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस रिटेल भी है एंड हमारे पास में रिलायंस एनर्जी भी है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन भी है। देयर आर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट, when it is important to determine profit and loss made by each product line so that decision can be taken to expand, continue or close a particular product line। अब मान लीजिए कोई कंपनी है 5 प्रोडक्ट बनाती है और उस 5 में से हमें पता चला डिविजनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें पता चला कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कंबाइंड डिपार्टमेंट होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉस इंकर कर रहा है, तो वहाँ पे ये बेनिफिशियल हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था वहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हुआ था, जहाँ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को या डिविजनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में अपना स्पेशलाइजेशन डेवलप कर लेते हैं, जिसको वो रिपीटेड नेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडली, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स अचीव्ड और द लॉसेज इंकर्ड, द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन बी ईजीली हेल्ड अकाउंटेबल। आपने कोई टारगेट अचीव किया या टारगेट अचीव नहीं किया, दोनों ही सिचुएशन में आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत इजीली फिक्स की जा सकती है, बिकॉज द डिपार्टमेंट हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका फाइनेंस का, आपका ह्यूमन रिसोर्स का, आपका प्रोडक्शन का, सारी एक्टिविटीज़ उसी के अंडर में हो रही हैं, सो यू कैन नॉट ब्लेम ओवर अदर। देन देयर इज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। वाई? इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव एज each division functions as an autonomous unit, independent है, किसी के ऊपर dependent नहीं है। It results in faster decision making. Fourthly, expansion and growth chances are more, because as we want to add a new line of product, if we want to add a new product, we can easily open a separate department. We need not to create any sort of disturbance in the existing departments. So these were the advantages of divisional structure. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, you can mention it in the comment. Let us discuss few of the disadvantages of divisional structure, because no concept in the world can remain untouched with the demerits of the disadvantages. So one of the disadvantages, departmental conflicts. How can the departmental conflicts can arise in this kind of structure or this kind of arrangement? That conflict may arise among different departments with respect to allocation of funds or the allocation of other resources. Every department want to achieve the high targets, every department want to perform in a better way, तो हर department चाहेगा कि मुझे priority मिलनी चाहिए. So there can be a situation of conflict that may arise from the top management, that is from the CEO, regarding the allocation of funds, etc. Then it may result to be a costly affair also, because every department for their product, many of the activities are repeating. They are repeating many of the activities because every department is performing similar kind of activities. Each product division has to maintain its own facilities, equipments and personnel. It may lead to increase in operating cost since there may be duplication of activities. वही डिपार्टमेंट प्रोडक्शन फंक्शन भी कर रहा है, वही डिपार्टमेंट परचेज फंक्शन भी कर रहा है, वही डिपार्टमेंट मार्केटिंग फंक्शन भी कर रहा है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो कि डुप्लीकेट नेचर की होंगी, जो कि रिपीटेड नेचर की होंगी, तो ये थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज़ कर देता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड लास्टली, इट इग्नोर the organizational interest. It may be possible that it may ignore in future the organizational interest. हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग जाए, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करे, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं पे सबऑर्डिनेट हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस डिविजनल स्ट्रक्चर के। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं,
डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, टाइप एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स पे, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह का स्ट्रक्चर हम सजेस्ट करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोनों पढ़ा दिए हैं। आपके सामने जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, CEO under which 3 departments are there, production, marketing and sales. Under each department various employees are there. जो डायग्राम आपको सामने आपके नज़र आ रहा है, आपको कमेंट में मुझे लिख के बताना है वेदर इट इज़ अ functional organization structure or the divisional organization structure. You have to identify the organization structure in this diagram. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आगे ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो क्लास 12 अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए सब्सक्राइब करें के कॉमर्स एकेडमी को। थैंक यू।